हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी 2021 है। आज नया साल है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो और सभी लोगों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हम मूल अधिकार का 5th पॉइंट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ेंगे। मैंने 2 वीडियो मूल अधिकार के डाल दिए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं और मैंने अब तक काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। आप लिस्ट में जाइए और जो है प्रारंभ से ही मैं पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही, तो आप सारी वीडियो पहले की देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मूल अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें पॉइंट है। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो 29 है यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले, कहीं भी रह रहे हो आप भारत में, किसी भी नागरिक के साथ अपनी चाहे उसकी बोली कोई भी हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसको अपनी संस्कृति, भाषा, बोली को सुरक्षित रखने का जो है ये हमारा अधिकार है। तो पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबद्ध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जो है इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं उनके मामले में नहीं, जैसा कि सामान्यतः हम लोग समझते हैं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों का अनुभाग शब्द का अभिप्राय बहु अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है दोनों से है। तो इसका मतलब तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको अपनी भाषा, लिपि, अपनी सब कुछ संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण के लिए उस आंदोलन करने का भी अधिकार सम्मिलित रहता है नागरिकों के। एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों को ये भी अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी पॉइंट है इसमें फर्स्ट, सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। सेकेंड है इस उपबंध को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये चीज ध्यान रखिए कि इसको कब जोड़ा गया, ये है 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरसित कर दिया गया था। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को इसी के द्वारा हटा भी दिया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। तो राज्य भी कोई इसमें विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद जो है 30 के अल्पसंख्यकों, धार्मिक व भाषाई की सुरक्षा के विस्तार नागरिकों को किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 में है
तो ये 30 है, 30 के अंतर्गत ये चीज आती है नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में अल्पसंख्यक संघ जो है शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 30 है उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। जो भी स्कूल कॉलेज या संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, वो राज्य से आर्थिक सहायता लेते हैं और उनको राज्य से मान्यता प्राप्त है वो होते हैं। एक तो ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं जो राज्य से मान्यता तो उन्हें मिली होती है लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता राज्य से नहीं मिलती है। ऐसे संस्थान भी होते हैं। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त है सहायता, और ऐसे भी होते हैं जैसे स्कूल कॉलेज जिसको राज्य से मान्यता या कोई भी सहायता नहीं मिलती है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जिनको राज्य से ना ही मान्यता मिलती ना ही सहायता लेते हैं वो। तो इसमें सभी आते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल है हम देख लेते हैं। अपना शासी निकाय गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का को भरोसा हो वह संस्थान को भली भांति चला सकेगा। तो वो अपना जो है जो भी है जिसको चुनने का अधिकार है इन्हें, उसे संस्थापकों को जिन पर उनको भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति अच्छी प्रकार चला सकेगा। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षक इसमें व्याख्या आता है, शिक्षक प्रधानाध्यापक प्राचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने के साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। तो शिक्षक हैं, जो भी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो जो है उन लोगों को, और वो जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उन सबको अपने कर्तव्य में, उनके कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी अधिकार है। थर्ड पॉइंट है अपनी पसंद के अहम विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। मतलब अपनी पसंद के विद्यार्थियों को जो अर्हता प्राप्त करते हैं उनको प्रवेश दिलाने और एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का भी अधिकार है। अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का भी अधिकार है। अपनी संपत्ति को, अपनी जो है उसको संस्थान के हित में उपयोग करने का भी उन्हें अधिकार है। दूसरा पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत परिसंपत्तियों अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है। ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत परिसंपत्तियों अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले वो केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है। यानी जो भी उन्हें अधिकार दिए गए हैं वो पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक, तो इसलिए उन्हें अधिकार दिया गया है कि जिससे वो बहुसंख्यक लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके साथ समानता स्थापित करने में जो है उनके साथ समानता स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए है कि जिससे उनको उनके साथ जो है समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो है उन्हें अल्पसंख्यकों को इसलिए सब अधिकार दिए गए हैं कि जिससे वो पिछड़े हुए हैं तो उनको बहुसंख्यकों के समान वो आ सकें, उनके साथ समानता की स्थिति में आ सके, इसलिए उनको अधिकार ये दिया गया आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उनको उनके अधिक लाभ देने के लिए उनको ये अधिकार दिया गया है कि उनको अधिक लाभ दिया जाए। तो अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। तो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। देश का सामान्य कानून है जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है। तो हमारा जो देश का हमारे कानून है वो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है। तो हमारे जो देश का कानून है ये सब चीजें इसमें आती हैं, सबके लिए समान है, चाहे कोई भी हो, जो सब पर लागू होता है। तो देखिए जो सब पर लागू होता है अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी ये लागू होगा। तो ये सब चीजें बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सब पर देश का कानून एक समान लागू होता है। अब देखते हैं
थर्ड पॉइंट है, राज्य द्वारा विद्यार्थियों शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के नियम के साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों, शैक्षिक या शिक्षकेतर दोनों के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। तो इसमें जो है राज्य द्वारा विद्यार्थियों शिक्षकों कल्याण से संबंधित नियुक्ति के लिए, योग्यता के निर्धारण के लिए, कर्मचारियों की सेवा शर्तों, शैक्षिक या शिक्षकेतर दोनों के लिए, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न, कर्मचारियों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, ये सब नियम उनको रोकने के लिए आता है तथा पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या निर्धारित करने के लिए के नियम भी इस कोटि में आते हैं। जो पाठ्यक्रम है जो है वो सब निर्धारित होते हैं, पाठ्यचर्या निर्धारित होती है, तो वो भी सब इस नियम में आते हैं। तो हमने देख लिया है अल्पसंख्यक उसमें जो है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अब हम 6 पॉइंट, 5th पॉइंट हमारा पूरा हो गया और हम अब 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, इसके बिना जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, देखिए तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। मूल अधिकार, इस अधिकार के बिना सब व्यर्थ है। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि यही व्यवस्था जो है वो मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। अगर ये व्यवस्था ना हो तो मूल अधिकारों को कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं रह जाएगा, हमारे अधिकार जो है सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। इनका कहना था, अम्बेडकर जी का, कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा है। तो इन्होंने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर का ये जो है बहुत बार पूछता है कि उन्होंने संविधान इसको अनुच्छेद 32 को क्या कहा है। तो ये याद रखिए, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए कहा था। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप पिछले सालों के पेपर उठा के भी देख सकते हैं, कई बार आया हुआ है, तो इसे रट डालिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, उसके द्वारा जारी रिट में शामिल है। उसमें क्या क्या शामिल है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये जो है संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उसके अंदर ये सब शामिल है, आदेश निर्देश जो भी है। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां प्रदत्त हैं, जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वह किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, यानी उसके अंदर कुछ इस तरह का भेदभाव या कोई विचार इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो यह पूर्वाग्रह से रहित नहीं होना चाहिए, रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है। तो अनुच्छेद 226 जो है यह पहले निर्धारित करता है कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है। ठीक फ्रेंड्स, दया उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकारों को संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे यानी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद
359 के तहत। ये अनुच्छेद बहुत ध्यान रखें, अनुच्छेद भी पूछ लेता है और आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अनुच्छेद 300 जो है 59 के तहत, ये है अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। तो जो हमारे अधिकार हैं इसे किसी भी तरीके से जो है इसको निलंबित नहीं किया सकता है। इसमें राष्ट्रीय आपात के समय जो है ये निलंबित कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनको निलंबित कर सकता है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में इसका विस्तृत रूप से मैंने जो है पढ़ाया है इसमें, और मैंने दिया है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कब जो है ये हमारे अधिकार हैं, निलंबन कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 वो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें पिछले आप ये 5th पॉइंट है, 4 पॉइंट मैंने पहले वाले में वीडियो में 2 वीडियो में डाल दिया है। तो जो है आप अच्छी तरीके से पहले की वीडियो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। तो ये देखिए उच्चतम न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो अधिकार, अगर किसी के अधिकार, मूल अधिकार जो 6 है उसमें से किसी प्रकार का कहीं से अगर किसी का किसी भी अधिकार का हनन होता है तो जो है बिना अपील के उच्चतम न्यायालय में वह व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है। क्योंकि इसकी शक्तियां जो है सिर्फ आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य यह है कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। जो अनुच्छेद 32 का यह मूल उद्देश्य है कि यह अधिकारों को संरक्षण करता है, यह गारंटी प्रदान करता है, सुलभ संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। इसमें है रिट जो है प्रकार एवं क्षेत्र। तो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है उसके बारे में देखते हैं हम। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये जो हमारे हैं ये 5 ये सब रिट है हमारे। तो जो है उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिट को जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो जो संसद है यह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को इन रिट को जारी करने का अधिकार दे सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं जारी कर सकता इसे। 1950 से पहले केवल कोलकाता, जो ये भी ध्यान रखें, 1950 से पहले सिर्फ कोलकाता और मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। जो 3 उच्च न्यायालय थे पहले, तो उन्हीं को ही अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो भी उच्च न्यायालय हैं वो ये रिट जारी कर सकते हैं। अब हम सबका थोड़ा थोड़ा जो मैंने लिए थे विस्तार से मैंने थोड़ा सा लिया है, जिससे आपको अच्छी तरीके से इनका मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, देह बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। यानी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला मतलब है कि उसको जो है, जो भी व्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया जाए, जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यानी आप किसी को बंदी बनाते हैं तो जब बंदी बनाए हुए व्यक्ति को, उसको जो हिरासत में रखा गया है उसको उच्चतम न्यायालय, उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय क्या करता है, मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। यदि हिरासत में कोई व्यक्ति लिया गया है और उसका मामला अवैध है, यानी वो किसी प्रकार की वो नहीं किया है किसी तरीके की कोई चीज और उसके ऊपर अवैध तरीके से कोई वो लगा के और उसको जो है ये किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो उसके विरुद्ध जो है इसमें
और यदि हिरासत में लिया गया है तो मामला अवैध हो जाता है, तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। तो इसलिए यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। इंटेंशनली कई बार कोई किसी के ऊपर कुछ लांछन लगा के और उसे हिरासत में करवा दे, तो यह जो है इसकी जांच होगी, उसके बाद उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश ये है दूसरा। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश जो है रिट जारी नहीं किया जा सकता। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, मतलब परमादेश में रिट जारी तब नहीं किया जा सकता जैसे निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध किसी निजी व्यक्ति के लिए यह परमादेश जो है नहीं जारी किया जा सकता। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्याय क्षमता में कार्यरत हैं, इनके जो है उसमें इसमें आदेश परमादेश का जो है रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये है निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध और ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, जो जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूर नहीं। और ये है संविदात्मक दायित्व लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्याय क्षमता में कार्यरत हैं। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसका मतलब है जैसे परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, उसी तरीके से इसमें रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो इसमें है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, जो उच्च न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, जो उनके अधीन न्यायालय हैं, उनके न्यायालय को और न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जो है ये जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। जो परमादेश है वो सीधे आदेश देता है कि ये चीज देखी जाए, ये चीज किया जाए, और लेकिन इसमें जो है ये सीधे सक्रिय नहीं रहता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया सकता है। तो वो जो है प्रतिषेध जो है रिट, ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं, या प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को और या अधिकारियों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर इसे जारी किया सकता है। तो उत्प्रेषण देख सकते हैं कब जारी किया सकता है। और इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक या सहायक दोनों तरह का है। ये तो निवारक भी है और सहायक भी है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो ये सब निजी व्यक्तियों के लिए या निजी इकाइयों के लिए ये सब जो है उसके विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अधिकार परीक्षा, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक न्यायालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता था। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय की अवैध दानाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक न्यायालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया सकता। अन्य चारे रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया सकता। तो इसे किसी भी अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया सकता, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो इसे इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया, मतलब अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
तो इसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं जारी किया सकता है, या अन्य जो है जिसमें कि और में पीड़ित व्यक्ति जारी कर सकता है, तो इसमें पीड़ित व्यक्ति जारी नहीं कर सकता, इच्छुक व्यक्ति द्वारा ये जारी होता है अधिकार परीक्षा। ये जो है सार्वजनिक न्यायालय में अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि जो हमारे पहले 7 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मैंने थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार के बारे में लिया है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी जरूर क्वेश्चन में पूछता है। तो वास्तव में संविधान के भाग 3, ये ध्यान रखें, भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में जो ये हमारा मूल अधिकार है वो भाग 3 में है। तो उल्लिखित मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार 1 था, अनुच्छेद 19(1) च अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ये अनुच्छेद 19(1) में और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19(1) च प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अधिग्रहण करने, उसको रखने, निपटाने की गारंटी देता था। तो पहले जो है प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने, निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, को अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना किसी विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया। तो जो है हटाया कब गया था, ये देख लीजिए, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो ये जरूर पूछ लेता है, तो ये जरूर ध्यान रखें आप। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300(a) शुरू किया गया है। तो संपत्ति के अधिकार जो था वो अब भी है, लेकिन उसका वो मूल अधिकार में नहीं है। तो ये 300(a) जो है शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी कारण हो तभी उसकी संपत्ति से उसको वंचित किया जा सकता है। जैसे कई बार किसी मामले में कोई फंस गया, तो कुर्की वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसको उनकी संपत्ति राज्य सरकार जो है उसको ले लेती है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरह इस संपत्ति का अधिकार अभी भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह फिर भी एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी संपत्ति को रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कारण है किसी वजह से, राज्य सरकार इसे ले सकती है। यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है और ये कानूनी जो है मूल अधिकार भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो को जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर था हमारा मूल अधिकार। तो जो है इसमें आप अच्छी तरीके से, आपको मैंने जितना कराया है उसमें आपसे उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, इससे हट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप अच्छी तरीके से अगर 2-3 बार इसे कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से टॉपिक और सब इसमें जो है पॉइंट सब क्लियर हो जाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।